नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का लर्न विथ योगेश चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज PYQ आधारित टेस्ट सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आज का टॉपिक बाल विकास। तो आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी तैयारी करेंगे और अपनी जो तैयारी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसको मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल यह रहा आपके सामने कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका भाग है। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से किसका भाग है। ए बौद्धिक विकास का भी है यहाँ पे, शारीरिक विकास का, सी सामाजिक विकास का, और डी हो गया संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का जो विकास है उसको अपन कहते हैं बौद्धिक विकास का जो है अपने मुख्य भाग होता है। चलिए साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यह अंतर संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत, और डी आपके सामने है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास जो कभी समाप्त न होने वाला जो सिद्धांत है यह जो है अपने निरंतरता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? निरंतरता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सीखने का वह सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हैं। सीखने के निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के निम्न में से किस सिद्धांत, यानी कि जो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित जो सिद्धांत हैं वो किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत से। अवलोकनीय व्यवहार, यहाँ पे देखो शब्द आ रहा है व्यवहार पर आधारित सिद्धांत हैं, तो व्यवहार पर आधारित जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपने सामने, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकास की गति भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती हैं। यह जो है अपने किसका अनुसरण करते हैं या किस नमूने को जो है उसको फॉलो करती हैं। तो अपन यहाँ पे ध्यान देंगे एडी से चोटी, बी में है अव्यवस्थित, और सी में है अप्रत्याशित, और डी में है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास जो होता है वो क्रमबद्ध रूप से होता है और व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को निम्नलिखित में से किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, और डी यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जो अपना सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता को निम्नलिखित में से किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो अपने को जो है इसको विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि इसके बाधा के रूप में, ना ही इसको जटिल बनाना है, और ना ही जो शिक्षक की योग्यता को चुनौती के रूप में अपने को देखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यार आपके सामने, मस्तकोद्मुखी एवं निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। निकट से दूर का जो क्रम है ये किसका एक भाग है। तो यहाँ पे अपना सीधा ही उत्तर हो जाएगा, ये जो है विकास का एक भाग है। किसका भाग है? विकास का। क्वेश्चन नंबर 6 में अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी विकास का जो है ये एक भाग है। विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसी में आता है कि विकास जो है निकट से दूर की ओर होता है, यहाँ मस्तकोद्मुखी दिशा में इसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपके सामने, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण निम्न में से कब होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है निम्न में से किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे अपन सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की क्रिया जो किशोरावस्था के समय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है।
ए हो गया अंतर संबंध का सिद्धांत, बी हो गया निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी आ गया अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन अभी अपन ने पहले भी देखा था। विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, तो यह जो है निरंतरता के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? निरंतरता के सिद्धांत को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? ए सही हो सकता है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन डी सही है। तो यह जो कथन है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि का जो है लिंग से कोई संयोजन नहीं होता। बुद्धि का जो है लिंग से कोई संयोजन नहीं होता है। बुद्धि का लिंगों के रूप में अपन नहीं दिखा सकते। तो ये जो है एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना कि मानव जाति में विकास कब होता है? मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में विकास कब होता है? ए हो गया किशोरावस्था के अंत तक, बी हो गया बाल्यावस्था के अंत तक, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के अंत तक और ऑप्शन डी हो गया जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा अपना? तो विकास जो है विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है अपना सही आंसर हो जाएगा कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नवीन ज्ञात की खोज करना, बी हो गया शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, सी हो गया विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो अपना मुख्य उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य वो है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास के कौन सा सिद्धांत कहते हैं? विकास का जो है कौन सा सिद्धांत जो है यहाँ पे गलत है? विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह पूर्व कथन है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत जो है गलत है। तो देखिए विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यह बिल्कुल सही है। विकास संयोग का परिणाम है, यह बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर सी यह एक सतत प्रक्रिया है, तो विकास सतत रूप से होता रहता है, यह पूर्व कथन है। यानी कि विकास के बारे में जो है अपन पहले से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे ये कह रहा है कि विकास संयोगों का परिणाम है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। तो अपने को गलत ही यहाँ पे पता करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा, विकास संयोगों का परिणाम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा तंत्र किस से निपटने में बहुत सहायता करता है? हमारा जो रक्षा तंत्र है वो किससे निपटने में बहुत सहायता करता है? तो ए हो गया हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में और ऑप्शन डी हो गया अजनबियों से निपटने में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र जो है वो दबाव से निपटने में अपनी सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा ईर्ष्या को प्रदर्शन कब करता है? एक बच्चा जो है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? वो कब वो जेलिसी जो है की भावना जो उसमें आ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी हो गया 12 माह की आयु में, ऑप्शन डी हो गया सी हो गया 18 माह की आयु में और ऑप्शन डी हो गया 24 माह की आयु में। एक बच्चा जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो ईर्ष्या का प्रदर्शन या ईर्ष्या की भावना जो है उसमें 12 माह की आयु में जो है ईर्ष्या की भावना आने लग जाती है। तो 12 माह की आयु यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक, फ्रायड हो गए सिगमंड फ्रायड और जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्यक्ति के विकास व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में जो बातें व्यक्त की हैं, परंतु पियाजे ने निम्न में से किसके बारे में कहा? पियाजे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पियाजे ने किसके बारे में कहा है? तो ऑप्शन ए हो गया, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत, यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत की बात हो रही है।
जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, यहाँ पे पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत अपने को पता है किस पर आधारित है, ये संज्ञानात्मक विकास के आधार पर, संज्ञानात्मक बदलावों के आधार पर है। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार जो है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 6 से 11 वर्ष की आयु में क्या है, 6 से 11 वर्ष की आयु में जो है वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या नहीं है। तो एक बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है कि 6 से 11 वर्ष का जो बालक है वो स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे स्कूल में जाके ही सीखेंगे, जो भी उनको सीखना है, तो शिक्षकों पर तो निर्भर होते ही हैं। और सी हो गया, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षक छोटे बच्चों को जैसा पढ़ाएगा बालक वैसा ही जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। और टी में हो गया, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि रुचि नहीं रखते, जबकि बालक जो है सीखने में रुचि रखता है। छोटा बच्चा जो जितना ज़्यादा सीखता है उसकी सीखने की क्षमता जो जितनी होती है उसके बाद वाली आयु में उतनी क्षमता नहीं रहती है। तो बालक में सीखने की रुचि नहीं रखते हैं, ये अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का, गिलफोर्ड ने जो है अभिसारी चिंतन पद का उपयोग निम्न में से किसके समायोजन, किसके समान अर्थ में किया है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग है निम्न में से किसके समान अर्थ में किया है, तो यानी कि अभिसारी चिंतन का जो अर्थ है वो किसके समान है। ए हो गया बुद्धि के, बी हो गया सृजनात्मकता के, सी हो गया बुद्धि एवं सृजनात्मकता, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड का अभिसारी चिंतन जो आता है वो सृजनात्मकता का जो सिद्धांत है उसके आधार पर आता है। जो सृजनात्मक पालक होते हैं वो अभिसारी चिंतन करते हैं, वो जो है अलग अलग दिशाओं में जो है अपने सोचने की क्षमता रखते हैं, तो इसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो गिलफोर्ड का जो अभिसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर बी हो गया उत्तर बाल्यावस्था को, सी हो गया शैशवावस्था को, और डी हो गया मध्य बाल्यावस्था को। तो जो खिलौनों की आयु है वो किसको कहते हैं अपन, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की निम्न में से क्या भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की निम्न में से क्या भूमिका है। तो ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम की कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल कम नाम मात्र की भूमिका होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नाम मात्र की भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आजकल जो नहीं वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कौन सी विशेषता नहीं है। तो ए दल या समूह में रहने की अवस्था, बी हो गया अनुकरण करने की अवस्था, सी हो गया प्रश्न करने की अवस्था, और डी हो गया खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में अभी मैंने कहा था कि ये खेलने की अवस्था तो होती है, छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, और अनुकरण जैसा हम बड़े लोग करते हैं वैसा का वैसा ही अनुकरण छोटे बच्चे भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि दल या समूह में रहने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए किसी अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए। किसी अध्यापक जो है उसको निम्न में से क्या करना चाहिए। तो ए हो गया वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करें, बी हो गया अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाएं, और डी हो गया अपने चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। तो एक शिक्षा अध्यापक या जो शिक्षक हैं उसको क्या करना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि अपने कुछ चुनिंदा शिक्षक, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो उसको करना ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि उसको अपने माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी हो गया अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, या वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी, तो ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सी की बच्चों की शरारतों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चे की जब वृद्धि और विकास
के अध्ययन के लिए जो है सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ए हो गया मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि और डी हो गया सांख्यिक विधि। तो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए जो है अपन है विकासीय विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? विकासीय विधि का उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, कॉलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कॉलर वर्ग का जो शब्द है वो अपने को याद रखना है कि नैतिक तर्कना। कॉलर वर्ग ने कौन सा शब्द दिया था? नैतिक तर्कना शब्द यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चिंतन प्रक्रिया के लिए नैतिक तर्कना को कहा जाता है। चलिए तो ये थे आज के क्वेश्चन साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और ऐसे ही और वीडियो के लिए अपन मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।